नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहली खबर मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। संजीव बालियान ने संगीत सोम पर साधा है निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। कुछ लोगों ने एसपी को लड़ाया चुनाव, पार्टी करे कार्रवाई। तो संजीव बालियान ने संगीत सोम पर सीधा आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने एसपी को लड़ाया चुनाव, पार्टी करे कार्रवाई। पूर्व विधायक संगीत सोम पर पार्टी करे एक्शन। संजीव बालियान ने हार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व विधायक संगीत सोम पर सवालिया निशान खड़ा किया है। संगीत सोम पर पार्टी करे एक्शन। मैं समंदर हूं, लौटकर फिर आऊंगा, संजीव बालियान का यह बयान सामने आया है। तो जिस तरह से मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को इस बार हार का सामना करना पड़ा है, समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक को जीत मिली है। ऐसे में संगीत सोम को लेकर संजीव बालियान का बड़ा आरोप, बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही साथ भविष्य की राजनीति को लेकर कहा है, मैं समंदर हूं, लौटकर फिर आऊंगा। संजीव बालियान ने अपनी हार के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुजफ्फरनगर में होने वाले समीकरणों को लेकर सीधे आरोप लगाया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता कर लगाया आरोप। संगीत सोम पर पार्टी करे एक्शन। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि इस पर नहीं है आपसे बात करना। क्या है अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। बालियान का लेकर सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं और पार्टी की हर सुविधा का उपयोग भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जिस तरह से दूसरी पार्टी के लिए काम किया गया है, उस पर पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पार्टी इस पर एक्शन ले। सीधे आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही साथ खुद को लेकर संजीव बालियान का बयान सामने आया है। समंदर हूं, फिर लौट कर आऊंगा। अपनी शिक्षा से लेकर अपनी गतिविधि और अपने कार्यकाल को लेकर भी जिक्र किया संजीव बालियान ने। पूर्व विधायक संगीत सोम पर पार्टी के द्वारा एक्शन करने की कही है बात। और इसी खबर पर हमारे साथ मुजफ्फरनगर से संवाददाता आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं। इसके अलावा न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी सादिक खान भी बने हुए हैं। जी आशुतोष, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से संजीव बालियान के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही साथ बयान आया है, सीधे तौर पर संगीत सोम पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहा? प्रियंका, ये आज एक प्रेस वार्ता की गई थी संजीव बालियान के द्वारा और वहाँ उन्होंने जो 10 साल वो सांसद रहे थे उसके कार्यकाल उन्होंने बताए। और उसके बाद जब हम लोगों द्वारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो हार का कारण बताया है वो सरगना के जो पूर्व विधायक थे संगीत सोम को उन्होंने सीधा जो जिम्मेदार ठहराया वो संगीत सोम को ठहराया। उनका कहना है कि साफ तौर पर संगीत सोम ने इस चुनाव में जो सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से चुनाव जिताने का काम किया। जो भी विरोध था, चाहे वो ठाकुर समाज से हो या अन्य जो भी विरोध था, वो कहीं ना कहीं संगीत सोम के द्वारा ही फैलाया गया था। और जो संजीव बालियान उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी इस पर ध्यान दे और उनके विरुद्ध कोई ना कोई सख्त कदम जरूर उठाया जाए। जी बिल्कुल, सादिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। सादिक, जिस तरह से संजीव बालियान का आरोप सीधे आया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, उसके साथ ही दूसरी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाने का काम किया गया है। इस बयान के बाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय संगीत सोम का बयान सामने आया था, उन्होंने संजीव बालियान को लेकर साफ तौर पर कहा था कि कौन संजीव बालियान। अब इसके बाद पलटवार भी निकलकर सामने आया है और पार्टी से एक्शन लेने की बात भी कही गई है। क्या लगता है आपको कि ये विवाद जो मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, ये कहां तक आगे जाएगा? जी बिल्कुल प्रियंका, ये कोई पहली बात नहीं है। चुनाव से पहले से ही लगातार संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद भी
इनका बयान आज फिर सामने आया है। जिस तरह से आज संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता करते हुए सरदार के पूर्व विधायक संगीत सोम पर साफ तौर पर आरोप लगाया है कि वो खुलतम सपा का यहां पूरी तरह से मदद करते हुए नजर आए, जिसके कारण उनकी बड़ी हार हुई है। साफ तौर पर ये कोई पहली चीज नहीं है। संगीत सोम ने भी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनसे संगीत सोम के बारे में कई बार शिकायत की है। आज भी सार्वजनिक जो प्रेस वार्ता के दौरान जिस तरह से संजीव बालियान ने कहा है कि पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बात जो आला कमान तक पहुंच चुकी है। साथ ही प्रियंका मैं आपको बता दूं, जिस दौरान चुनावी सभा चल रही थी तो खुद प्रधानमंत्री मेरठ पहुंचे थे। मेरठ में भी संगीत सोम मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने भी संगीत सोम को इस बयानबाजी के चलते समझाया था, लेकिन चुनाव के बाद भी इसी तरह से इनकी बयानबाजी लगातार जारी है। और संगीत सोम भी अब कल 1 बजे मेरठ में प्रेस वार्ता करते हुए इस पर पलटवार करते हुए नजर आएंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एक तरफ संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब देखना ही होगा कि संगीत सोम क्या पलटवार करते हैं। लेकिन आशुतोष, संजीव बालियान की अगर बात करें तो हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी से, लेकिन अगर वोटों की बात की जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2014 में 6 लाख वोटों के साथ संजीव बालियान को जनता के द्वारा वोट मिलते हैं, उनकी जीत होती है। 2019 में वो आंकड़ा फिर 5 लाख के करीब होता है और मात्र 6,000 वोटों से उनको जीत मिलती है। इस बार जिस तरह से बात करें तो 4,46,000 के करीब उनको वोट मिले हैं और 24,000 के करीब उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो विवाद अपनी तरफ है, विवाद जो है उसको लेकर तो जो बात निकलकर सामने आएगी वो आएगी, लेकिन जनता में अगर आधार की बात करें तो कहीं ना कहीं वोटों की गिनती और समीकरण कम होते हुए चुनाव दर चुनाव, साल दर साल जरूर नजर आए हैं। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से बात की जाए अगर इस चुनाव की तो मुजफ्फरनगर की जनता कहीं ना कहीं संजीव बालियान से नाखुश दिखाई दे रही थी। हम लोगों को भी लगातार जैसे समाज के बीच बात हो रही थी, चाहे वो ठाकुर समाज हो, सैनिक समाज हो, अन्य समाज हो, तो उनके बीच काफी कुछ नाराजगी देखने को मिली। और इसके बाद जब हमने 4 तारीख में जिस तरह से जो रिजल्ट सामने आया वो नाराजगी कहीं ना कहीं में वोटों में भी दिखाई दी। जिस तरह से इस बार वो 24,000 कुछ वोटों से इस बार आ रहे हैं। और इससे पहले का अगर चुनाव लेकर 2014 की अगर बात करें, जिस समय से जो भाजपा सरकार थी वो सत्ता में आई थी, उस समय कहीं ना कहीं उनकी जो जीत का अंतर था वो काफी बड़ा था, लेकिन उसके बाद से इनका जनसमर्थन लगातार धीरे धीरे कम होता चला गया और इस बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास वापस हम लौट कर आएंगे, लेकिन इसी बीच आपको सुनाते हैं संजीव बालियान का बयान। कई बयान है, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए। जी, मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि इस पर नहीं है आपसे बात करना। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। तो आपने एक बार फिर से सुना कि संजीव बालियान का क्या कुछ कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीत सोम पर जिस तरह से आरोप लगाया है। और इसी बीच में संगीत सोम भी कल एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा मुजफ्फरनगर से लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी सादिक खान भी लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, जिस तरह से संजीव बालियान लगातार यहां पर संगीत सोम पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पत्रकार के पूछने पर साफ तौर पर ये उनका जवाब था कि जब संगीत सोम का बयान निकलकर सामने आया था और जब नाराजगी की शुरुआत हुई थी उसी समय पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। उसके साथ ही एक बार फिर से वो इस बात की ओर पार्टी का ध्यान खींचना चाहते हैं कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। अब क्योंकि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता रह चुके हैं, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरोप अब लगे हैं। क्या लगता है आपको, कल संगीत सोम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है और क्या लगता है कि अब पार्टी की तरफ से कुछ कार्रवाई को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही है?
देखिए प्रियंका, अगर दोनों ही सीटों की बात करें, चाहे सरदाना हो या मुजफ्फरनगर, दोनों ही सीटें जो है वो भाजपा हार चुकी है। इससे पहले जो संगीत सोम है वो सरदाना की अपनी सीट हार चुके थे, और इस बार केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो वो अपनी मुजफ्फरनगर सीट हार चुके हैं। और इसके बाद अब कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो आपस में शुरू हो गया है। आज संजीव बालियान के द्वारा प्रेस वार्ता कर सीधा सीधा आरोप संगीत सोम पर लगाया गया कि उन्होंने जो है चुनाव में उनके विपरीत दूसरे जो कैंडिडेट थे हरेन मलिक, उनके लिए ज्यादा लोगों से अपील की है। वो इससे पहले अगर हम संगीत सोम की बात करें तो संगीत सोम भी कहीं ना कहीं जब हारे थे उसके बाद उन्होंने इनडायरेक्ट वे में नाम नहीं लिया था, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं संजीव बालियान पर आरोप लगाए थे। तो अब कल जो प्रेस वार्ता होने वाली है संगीत सोम के द्वारा, इसमें जरूर कुछ ना कुछ संगीत जो संजीव बालियान है उनके कुछ ना कुछ जी बिल्कुल जी, आपके पास वापस हम आते हैं लौट कर। सादिक हमारे साथ लगातार बने हुए। जी सादिक, जिस तरह से आशुतोष को आपने सुना यहाँ पर कि संजीव बालियान एक तरह से जो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह के आरोप संगीत सोम भी पहले संजीव बालियान पर इनडायरेक्टली लगा चुके हैं। यानी कि दोनों ही अपनी हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आरोपों को लेकर जो कार्रवाई की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है कि अनुशासन पार्टी में रहता है, और अगर इस तरह की कुछ भी घटना देखने को मिलती है तो उस पर सीधे सीधे कार्रवाई की जाती है, नेताओं को समझाने का काम किया जाता है या फिर उसका कोई तोड़ निकाला जाता है। लेकिन संगीत सोम और संजीव बालियान के केस में यहां लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि बयानबाजी हुई, खुलेआम बयानबाजी हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से जो बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा था, उसी बयानबाजी का नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट है वो हार चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन बयानबाजी का असर साफ तौर पर सीट पर पड़ा है। जो भाजपा की एक सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश से, और वो भी जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान, वो अपनी सीट से हारे हैं। तो साफ तौर पर यह बयानबाजी का सिलसिला पिछले कई महीने से चला आ रहा है और अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जिस दौरान जब संजीव चुनाव प्रचार चल रहा था तो संजीव बालियान से जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस पर बयान दिया, लेकिन संगीत सोम ने भी बयान देते हुए साफ कहा था कि वो किसी संजीव बालियान के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं बयानबाजियों का असर जनता पर भी पड़ता हुआ नजर आया, जिसके कारण जनता ने वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को जिताया है, जिसके कारण संजीव बालियान की बड़ी हार हुई है। जी बिल्कुल सादिक, तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो संजीव बालियान का बयान सामने आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर कहा है कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। और इसी के साथ ही साथ संजीव बालियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ संगीत सोम भी कल करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो संजीव बालियान ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद संगीत सोम पर आरोप लगाया है, कहा है कि कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तौर से लड़ा है चुनाव, ऐसे में पार्टी के से विनती करना चाहूंगा कि उन पर एक्शन और कार्रवाई की जाए। एक तरफ संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व विधायक संगीत सोम पर आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ कल संगीत सोम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखना यह होगा कि ये विवाद की शुरुआत जो मुजफ्फरनगर के गलियारे से हुई है, ये कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि इससे पहले भी संगीत सोम संजीव बालियान पर इनडायरेक्टली आरोप लगा चुके हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बलौदाबाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है। कलेक्टर दफ्तर में तोड़फोड़, आगजनी, कलेक्टर बिल्डिंग में लगाई गई आग। 100 सरकारी गाड़ियों, 200 बाइक को लगाई गई आग। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 100 सरकारी गाड़ियों, 200 बाइक को लगाई गई आग। कलेक्टर बिल्डिंग में हुई तोड़फोड़, लगाई गई आग। बलौदाबाजार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 100 सरकारी गाड़ियों और 200 बाइक को लगाई गई आग। कलेक्टर दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से बलौदाबाजार में इस घटना को अंजाम दिया गया है। सामूहिक रूप से कलेक्टर बिल्डिंग में लगाई गई आग। 100 सरकारी गाड़ियों और 200 बाइक्स को लगाई गई आग। उपद्रव का पूरी तरह से तांडव देखने को मिला है बलौदाबाजार में। जिस तरह की ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से हिंसाग्रस्त इलाके में इस क्षेत्र को तब्दील कर दिया गया। बलौदाबाजार से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 100 गाड़ियों को आग लगाई गई है। कलेक्टर ऑफिस में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा 200 से अधिक बाइक को आग के हवाले किया गया।
100 सरकारी गाड़ियों 200 बाइक्स को लगाई गई आग। अब इसके पीछे की वजह को लेकर जानकारी अभी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है, लेकिन बलौदाबाजार से ये तस्वीरें और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है। साथ ही साथ कलेक्टर बिल्डिंग में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं बलौदाबाजार से हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कलेक्टर बिल्डिंग में घुसकर की गई तोड़फोड़, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। 100 से अधिक गाड़ियों और 200 बाइक को आग के हवाले किया गया। इसके पीछे किसकी साजिश है, क्या वजह है, इसको लेकर पुख्ता तौर पर भी जानकारी और इनपुट नहीं मिले हैं, लेकिन तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वो हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें। और इसी खबर पर बलौदाबाजार से हमारे साथ संवाददाता प्रदीप महेश्वरी लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप, जिस तरह से बलौदाबाजार से खबरें निकलकर सामने आ रही है, कलेक्टर बिल्डिंग में तोड़फोड़ के साथ ही साथ आगजनी, 100 से अधिक गाड़ियों को जलाया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है और क्या वजह है इस घटना के पीछे? बता दूं कि यहाँ पर समाज के जो वैध स्थान तोड़ा गया था, 18 मई का एक घटनाक्रम था जब प्रशासन को उन्होंने दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि हमारे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया, लेकिन अपराधियों ने, प्रशासन ने अपराधी गिरफ्तार कर भी लिया था। उसके बाद भी आज पूरे छत्तीसगढ़ के सत्तावी समाज के लोग बड़ौदा में इकट्ठा हुए और ये कार्यक्रम मेरे को ऐसा लगता है पूरी प्री प्लानिंग के साथ हुआ है। इनके जहाँ जहाँ आग लगाई गई थी, इनके जेब में पेट्रोल, पानी की जगह पेट्रोल था और माचिस थी, और तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर, एसपी कार्यालय में सभी जगह जहां पर जितनी गाड़ियां थी वहां पर तो लगभग 100 से अधिक फोर व्हीलर को सरकारी संपत्तियों पे आग लगाया गया। और उसके बाद लगभग 200 से 300 जितने भी यहाँ पर कर्मचारी जो थे कलेक्टर में, तहसील कार्यालय में, वहां पर पूरे कर्मचारियों की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। यह लगातार घटना का तांडव 2 घंटे तक चलते रहा। पुलिस मुख्य दर्शक बन के बनी रही और यहाँ पर की पुलिस को कई पुलिस कर्मचारियों को भी चोटें आई है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर मारपीट की गई, यहाँ के यह पूरा सुनियोजित कार्यक्रम यहाँ पर भीम सेना की ओर से था, जिसको प्रशासन हल्के में लिया और इतनी बड़ी घटना घट गई कि आज पूरा जिला कलेक्टर आज के हवाले हुआ। जिला कलेक्ट्रेट के अंदर घुस के पूरे कार्यालय में मिट्टी के जो पेट्रोल रखे थे, पेट्रोल बम उनके पास, एक पेट्रोल बम बिस्लरी की बोतल में और माचिस की सभी आंदोलनकारियों के पास, और उन्होंने सब कार्यालय में ऐसे आग लगाई। अब कलेक्टर की पूरी फाइलें, बहुत सारे विभाग की फाइलें भी जल गई है और लगभग ऐसा अनुमान है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए का भी नुकसान होने का अनुमान है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी है, सुनियोजित ढंग से इस बात की पूरी तैयारी की गई थी और घटना को अंजाम दिया गया है। आप क्योंकि इस समय साइट पर हैं जहां पर घटना हुई है, अगर आप कुछ लोगों से बातचीत कर सकें और जान सके कि इस समय क्या कुछ माहौल है, क्या महसूस कर रहे हैं? ठीक है मैडम, अभी जब प्रशासन को इतनी जब घटना घट गई तो 144 धारा अभी लगाई गई है, जहाँ पर केवल जो जिला प्रशासन जितने कर्मचारी है उनको बस लगाया गया, पुलिस के कर्मचारी, मीडिया को ही बस यहाँ पर अंदर आने को अनुमति दी गई है। और रात भर अभी यहाँ पर जितना भी डैमेज कंट्रोल है, जितनी बिल्डिंग आग लगी है, फाइल है, जितनी भी विभाग की फाइल जल गई है, उनको सभी कर्मचारी को बुला के व्यवस्थित करने का काम कलेक्टर एसपी द्वारा किया जा रहा है मैडम लगातार। और किसी व्यक्ति को यहाँ पर अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो अभी कोई भी कई कर्मचारी से हमने बात करने की कोशिश की तो वो बात करने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार। जी प्रदीप, इस बात को लेकर क्या जानकारी, कितने लोग इस घटना में शामिल थे और क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी की गई है? जिस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, पूरी तरह से प्लानिंग कर इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्या कुछ इस पूरे मामले में पुलिस को अभी तक कामयाबी मिली है? जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो मुश्किल से 20 से 25 लोग को उन्होंने अभी गिरफ्तार किया है और थाने में बैठा के रखा गया है। और यहाँ पर जब बता दूं कि जब 10,000 से अधिक आंदोलनकारी जब एक साथ जब घुस रहे थे, जो मुश्किल से 200 पुलिस बल क्या कर सकता था, प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। या इसे कहा जाए कि जब पिछले 2 दिन पहले ही सतनामी समाज के प्रमुखों से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था कि समाज मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और उन्होंने सहमति दी थी कि हम ठीक आप मजिस्ट्रेट जांच के आप आदेश दे दिए हैं तो हमको कोई एतराज नहीं, हम नहीं करेंगे। उसके बाद दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी इकट्ठा हुए और उसके बाद सीधा वो पुश करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर तोड़फोड़ की
और उसके बाद जो है 4 तुम्हारे फायर ब्रिगेड पे आग लगा दी, लगभग 100 4 व्हीलर से उनको लगा दी, जिससे भी जो पेशी पे आए थे लोग वो आए थे, उनकी भी गाड़ियों पे सब आग लगाते गए। और ये ऐसा पूरा मेरे को कार्यक्रम लगता है, पूरा कार्यक्रम सुनिश्चित था कि जितने भी आंदोलनकारी थे उनके जेब में बिस्लरी की जो बॉटल होती, छोटी बॉटल होती थी, उनके पेट्रोल था। और जी प्रदीप, ऐसे में इसे सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक माना जाएगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। कल प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की है और ऐसे में इतनी बड़ी घटना को इतनी भारी संख्या में अंजाम देना और प्रशासन को कानों कान खबर तक नहीं पहुंची, इतनी भारी संख्या में इस तरह का सामान कैसे एकत्रित हुआ, इस पर प्रशासन और साथ ही साथ सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहा है? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सतनामी समाज, छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज और आदिवासी समाज की बहुलता बहुत ज्यादा है। आज इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि और कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पर कोई बोलने के नहीं आया। कितनी बड़ी घटना घट गई और ये घटना नहीं घटना था, पूरा माहौल नगर में दहशत का माहौल है। और उसके बाद भी आज कोई भी सब नेता अपने घर के अंदर दुबके हुए हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है और इतनी बड़ी घटना यहाँ पर। जी बिल्कुल प्रदीप जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन विभाग, अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री, मनोहर लाल को मिले 2 मंत्रालय। मनोहर लाल को मिला ऊर्जा मंत्रालय, इसके साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय। तो मोदी सरकार की कैबिनेट में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही साथ अब विभागों के बंटवारे को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही। नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन विभाग मिला है, अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, मनोहर लाल को 2 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, ऊर्जा मंत्रालय और साथ ही साथ शहरी विकास मंत्रालय। हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, यानी कि 2 मंत्रियों को राज्य मंत्री सड़क परिवहन बनाया गया है। और इसके अलावा 2 मंत्रालय मनोहर लाल को हरियाणा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। तो इन विभागों को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई। शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया कृषि मंत्री। कृषि मंत्रालय को लेकर बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। जिस तरह से किसानों की नाराजगी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेलनी पड़ी है, किसानों का प्रदर्शन लगातार जिस तरह से चल रहा है, ऐसे में बड़ी चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने कृषि मंत्री के रूप में किसानों की मांगों को लेकर और किसानों की उम्मीदों को लेकर क्या कुछ कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सादिक खान लाइव जुड़ चुके हैं। जो सादिक, जिस तरह से मंत्रालयों को लेकर जानकारी सामने आ रही है, विभागों का बंटवारा किया जा रहा है, नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन और उनके साथ 2 राज्य मंत्री उनके साथ रखे गए हैं, साथ ही साथ मनोहर लाल को जिस तरह से 2 जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो यहां देखने को आ रही है वो शिवराज सिंह चौहान को मिली है कृषि मंत्री के रूप में। जी बिल्कुल प्रियंका, जिसका लंबे समय से इंतजार था लिस्ट का, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी हो चुकी है। जो अहम मंत्रालय थे, जिस तरह से गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही दोबारा दिया गया है, साथ ही रक्षा मंत्रालय जो राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी रहेंगी, साथ ही शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है वो बने रहेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो साफ तौर पर जो अहम मंत्रालय थे, जो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया है, जो अहम बड़े मंत्रालय थे, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, इस लिस्ट से ये भी साफ हो चुका है कि जो अहम मंत्रालय है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पास रखे हैं। अगर बात की जाए, जो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी है शिवराज सिंह चौहान को। साथ ही चिराग पासवान पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी कि चिराग पासवान को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो साफ तौर पर यह अब साफ हो चुका है कि चिराग पासवान को भारत का खेल मंत्री बनाया गया है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो चिराग पासवान को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, ऐसे में जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी उनको खेल मंत्री के रूप में दी गई है, आगे आने वाले समय में और मंत्रियों को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से सड़क परिवहन को बरकरार रखा गया है, 2 राज्य मंत्री दिए गए हैं, क्या ये तमाम मंत्रालय बंटने के बाद में कहीं ना कहीं घटक दलों की ओर से कोई मांगे भी की गई थी, जिसको लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी? ऐसे में विभागों के बंटवारे में इस तरह के बंटवारे को देखकर क्या कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले बात चल रही थी कि डिमांड हो रही है मंत्रालयों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही ये साफ कर दिया गया था
कि जो अहम मंत्रालय है वो भाजपा अपने पास रखेगी। वो इस लिस्ट आने के बाद साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अहम मंत्रालय हैं वो अपने पास रखे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी और पीएस नेतृत्व की तरफ से यहाँ पूरी तरह से साधते हुए नजर आए कि सभी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। जो मंत्रालय बांटे गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही सोच समझ के आगामी रणनीति को सोचते हुए ये मंत्रालय बांटे हैं और वो लिस्ट अब सामने आ चुकी है। जी प्रियंका जी बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह किसानों की नाराजगी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झेलनी पड़ी है पिछले कई सालों में, ऐसे में क्या लगता है आपको कितनी बड़ी चुनौती होगी और किस तरह से निर्वहन कर पाएंगे इस चुनौती का? जी बिल्कुल, जिस तरह से किसानों की नाराजगी पहले से ही बनी हुई है, तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं सीट छोड़ने के बाद कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब साफ हो चुका है शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि मंत्री का पद संभालेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने जरूर रहेंगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जमीनी नेता हैं, वो बखूबी इस पद का निर्वहन करते हुए भी यहाँ देखे जाएंगे। जी बिल्कुल, खेल मंत्रालय की बात करें तो चिराग पासवान को जिम्मेदारी दी गई है, युवा हैं और इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन खेल मंत्रालय को लेकर जो बार है, अनुराग ठाकुर ने भी जिस तरह का परफॉर्म किया है खेल मंत्रालय को लेकर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान के लिए है अपने आप को साबित करने को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मंत्रालय पहले अनुराग ठाकुर संभालते थे तो पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान को खेल मंत्रालय दिया जा सकता है, तो आज साफ हो चुका है अब चिराग पासवान खेल मंत्रालय की बड़ी और अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। तो साफ तौर पर अब जो लिस्ट है ये जारी हो चुकी है। अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल के नेता हैं, जिन्होंने कल ही शपथ ली थी, आज मंत्रालय सबको विभाग बढ़ चुके हैं। अब सभी अपने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ संभालते हुए नजर आएंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, सादिक इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।